हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या अलग अलग चेंजेस थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट्स। वी विल स्टडी अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, और साथ में देखेंगे इंडिगो कल्टिवेशन और उससे रिलेटेड इशूज जो कि इंडियन पीजेंट्स को फेस करने पड़े थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम स्टोरी की तरह इसे पढ़ेंगे ताकि आप आगे चलकर इसे भूलो ना। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो कि हुआ था इन 1757, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया था बंगाल का रेवेन्यू एंड लैंड को कंट्रोल करना, उसे एडमिनिस्टर करना। ठीक है, ये सब कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जिसके बाद जो वहां के नवाब थे वो हार गए थे। ठीक है, तो इस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कंट्रोल इन बंगाल स्टार्ट हो गया था। इसके बाद इन 1765 द मुगल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। अब 1765 में क्या हुआ था? मुगल एम्परर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जगहों की दीवानी राइट्स दे दी है, बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। ठीक है, दीवानी राइट यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि अब जो रेवेन्यू था वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही लोगों से कलेक्ट करती थी। अब इसके बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश स्टार्टेड चेंजिंग ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था अपना प्रॉफिट, अपना इंटरेस्ट, उनको तो अपना फायदा देखना था। तो उन्होंने क्या किया? जो अभी तक एग्रेरियन सिस्टम चला आ रहा था उन्होंने उसे चेंज करना शुरू किया ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा पाए, जिससे कि उनको फायदा हो। ठीक है, सो द कंपनी बिकेम द दीवान। इन 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान राइट्स मिल गए, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। कहाँ के मिले? बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। अब इसके अंडर उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा था? सबसे पहले तो वो रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे, इसके बाद वो इन तीनों ही जगहों का लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे थे, और साथ में अपने कमर्शियल इंटरेस्ट भी। भाई अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इनिशियली कंपनी ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि भाई हमें तो अपना फायदा देखना है, तो हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन लोगों को कंट्रोल करने में, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने में क्यों इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को रखा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि जितना हम अभी प्रॉफिट कर रहे हैं हम उससे ज्यादा कर सकते हैं, हम इन लोगों को और यूज कर सकते हैं, इनसे हम और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अब हम ही कंट्रोल करेंगे और हम ही देखेंगे ताकि जो भी प्रॉफिट है वो हम बढ़ा पाए। ठीक है, तो व्हाट दे डिड? दे टुक द कंट्रोल देमसेल्व्स डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जब कंपनी को दीवानी राइट मिले तो क्या क्या हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए रेवेन्यू था वो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहले क्या करते थे? पहले वो मंगाते थे गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स, उनको वो इंडियंस को देते थे और यहाँ से उनकी चीजें खरीदते थे। बट अब जब उन्हें रेवेन्यू यहीं से मिल रहा था, उनको दीवान राइट मिल गए थे, तो अब वो क्या करते थे? वो यहीं से जो उनको रेवेन्यू मिलता था उसको लेते थे और इंडियन को ही दे देते थे, जो यहाँ के ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे, और उनसे उनके प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते थे। तो उन्होंने एक तो वहां से जो आने वाला पैसे थे उसे भी उन्होंने सेव कर लिया, और साथ में यहाँ से वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो उससे अपनी आर्मीज मेंटेन कर रहे थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, और साथ में इंडियन गुड्स भी परचेज कर रहे थे। तो रेवेन्यू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू लोगों के ऊपर इम्पोज किया था विदाउट कंसिडरिंग द प्रोडक्टिविटी। यानी कि वो ये नहीं देख रहे थे कि प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, क्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा, क्रॉप कहीं फेल तो नहीं हो रहा, इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं था। उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया ताकि उनको प्रॉफिट मिले। उन्होंने प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि जितना हम उनसे लोगों से ले रहे हैं वो इतना कर भी पा रहे हैं या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब जो ये कंपनी थी इसे ये तो पता था कि हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जितना एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, जितना लोग चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, उतना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने 3 तरह के नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। परमानेंट सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। रियोटवारी सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। एंड महलवारी सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो अब हम इन तीनों ही सिस्टम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्या अलग अलग इश्यूज थे जो कि लोगों को फेस करने पड़े थे बिकॉज ऑफ दी सिस्टम्स। तो शुरुआत करेंगे विद द परमानेंट सेटलमेंट। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन बंगाल। तो याद रखना, बंगाल में भी है परमानेंट सेटलमेंट। इस सेटलमेंट में क्या होता था कि इन लोगों ने कुछ जमींदार से अपॉइंट कर दिए थे और उनको बना दिया था हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ये जो जमींदार थे, ये जो पोजीशन थी, ये उन्हीं की फैमिली में पास ऑन होने वाली थी। इनको क्या करना था? इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बता दिया गया था जो कि इन्हें बाकी पीजेंट से कलेक्ट करना था और इनको कंपनी को जाकर दे देना था। So they had to pay fixed revenue to the company every year, regardless of the harvest. हार्वेस्ट हो ना हो, लोग प्रोड्यूस कर पाए या ना कर पाए, कंपनी को था कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, ये रेवेन्यू फिक्स्ड है, ये इंक्रीज नहीं होगा, आपको ये लाके कंपनी को देना है। अगर आपने दे दिया तो ये जो आपकी पोजीशन है ये मेंटेन रहेगी और साथ में हेरिडिटरी भी रहेगी, यानी कि आप ही की फैमिली में पास ऑन होती रहेगी। बट इन केस अगर आप फेल हो गए, आप नहीं दे पाए, तो क्या होगा? आपकी जो लैंड है वो आपसे ले ली जाएगी। साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करते हो तो जो एक्स्ट्रा है वो आप रख सकते हो, वो आपका प्रॉफिट है, हमने आपसे जितना खाया उतना ले लो। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये जो जमींदार थे इनको भी प्रॉफिट करना था, तो ये पीजेंट से और ज्यादा ले रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो बर्डन आ रहा था, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी वो किसको हो रही थी? वो हो रही थी पीजेंट्स को, बिकॉज ना तो इतना प्रोड्यूस हो रहा था, उल्टा उन्हें और ज्यादा देना पड़ रहा था कंपनी का अलग, और जमींदार अपना प्रॉफिट एड करके ले रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द पीजेंट्स। प्रॉब्लम्स क्या थे इसके? सबसे पहले तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, तो जो जमींदार थे वो काफी टाइम ऐसा होता था कि उनकी जो लैंड है वो उनसे ले ली जाती थी बिकॉज बैड हार्वेस्ट होते थे, तो वो इतना
इतना सारा सम ऑफ मनी था, जो रेवेन्यू था, वो कंपनी को नहीं दे पाते थे। इसके अलावा जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो ज्यादा पे करें ताकि जमींदार अपना प्रॉफिट निकालें और कंपनी को दे पाए। सो दिस लेड टू वाइड स्प्रेड पीजेंट डिस्ट्रेस एंड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें भी डिक्लाइन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पीजेंट्री छोड़ दी, वो लोग गाँव से कहीं और चले गए, कुछ और करने लगे, बिकॉज ये जो चीज़ थी ये करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो एक के बाद एक डेट में फंसते जा रहे थे, उनके ऊपर बहुत अलग अलग परेशानियां आ रही थी। तो इसीलिए जो पीजेंट्स है, लॉट ऑफ देम मूव फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम था महलवारी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। इट वॉज क्रिएटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। तो महलवारी सिस्टम कहा था इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो रेवेन्यू था वो पूरे विलेज के लिए असेस्ट कर दिया जाता था, और जो विलेज के हेडमैन थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी, और वो ये रेवेन्यू जाके कंपनी को दे देते थे। तो इसमें पूरे ये विलेज का देखा जाता था, और विलेज को कहा जाता था महल। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं महलवारी सिस्टम। ठीक है, तो पूरे विलेज का जो था रेवेन्यू कलेक्ट करता था। कौन कलेक्ट करता था? विलेज हेडमैन, और जाके वो दे देता था कंपनी को। एंड नेक्स्ट वी हैड इज रियोटवारी सिस्टम। ये इंप्लीमेंट हुआ था इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो रियोटवारी कहाँ का था? मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये डिवाइस किया था थॉमस मुनरो ने, और ये था डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। इसमें क्या था? इसमें कोई विलेज हेडमैन नहीं था, कोई जमींदार नहीं थे, कोई लोग बीच में नहीं थे। ये डायरेक्ट जो हमारे पीजेंट थे, जो रियोट्स थे, उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट था। वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट थी वो उनसे एनुअली ये जो रेवेन्यू थी ये कलेक्ट करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट था बिटवीन द कंपनी एंड द पीजेंट्स। अब इस सिस्टम में भी वही सेम प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो रेवेन्यू रेट्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, इतना प्रोड्यूस होता नहीं था। पीजेंट्स लोन लेते थे तो वो डेट में फंस जाते थे, वो उसे रीपे भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और उनका जो प्रोडक्शन था वो इतना हो ही नहीं रहा था। पीजेंट्स ऑफन फेल इनटू डेट। और इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे फेमाइन और पॉवर्टी वर वेरी कॉमन। तो इसके साथ ही हमने हमारे तीनों जो हमारे रेवेन्यू सिस्टम थे वो तीनों ही देख लिए, रियोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट। अब हम देखेंगे क्रॉप फॉर यूरोप, द इंडिगो रिवोल्यूशन। अब देखो जो इंडिगो था ना उसकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। इंडिगो वाज इन हाई डिमांड इन यूरोप। क्यों? क्योंकि इसका यूज किया जाता था इन डाइंग टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर इस इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी, और इंडिया में ये एक बढ़िया मेजर क्रॉप बन गया था। बिकॉज एक तो यहाँ पर कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी जो इस क्रॉप को चाहिए थी, वो फेवरेबल थी, और साथ में यहाँ पर फोर्स कल्टिवेशन भी करवाया जा सकता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट हो रहा था वो इंडिया का ही इंडिगो हो रहा था, मोर देन 90%। ठीक है, अब जो इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था वो हो रहा था दो तरह से। देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। एक तो था निच कल्टीवेशन और दूसरा था रियोटी सिस्टम। अब सबसे पहले देखते हैं कि निच कल्टीवेशन क्या था। तो इसमें क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे वो अपनी जमीन पर इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे। ठीक है, इसके लिए वो लेबर को हायर करते थे और अपनी जमीन पर इंडिगो की खेती करवाते थे। इसके लिए उन्हें ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट रहती थी, और साथ में चीप एंड लार्ज लेबर सप्लाई। अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। एक तो ये कि उनके पास इतनी ज्यादा लैंड नहीं होती थी जितनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, और दूसरा कि काफी जो लेबर थी दे वर नॉट विलिंग टू वर्क, क्योंकि ये लोग उनसे काम ज्यादा करवाते थे, पैसे कम देते थे। तो बहुत अलग अलग इशूज थे। ठीक है, तो इसके बाद एक तो हो गया हमारा निच कल्टीवेशन, जहाँ पर जो प्लांटर्स थे वो अपनी लैंड पर कल्टीवेट करवाते थे। दूसरा सिस्टम हमारा क्या था? वो था रियोटी सिस्टम। इसमें क्या होता था? जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था वो जो पीजेंट थे यानी कि जो रियोट थे वो अपनी ही जमीन पर करते थे। ठीक है, तो खुद की जमीन पर करते थे, तो पीजेंट्स करते थे। पीजेंट्स को बोला जाता है रियोट, तो इसको बोलते हैं रियोट सिस्टम। और इसमें इन जो पीजेंट्स थे इनको बहलाने के लिए या इनको उकसाने के लिए कि ज्यादा कल्टीवेशन करें, जो प्लांटर्स थे वो इन्हें एडवांस में लोन दे देते थे, ज्यादा पैसे दे देते थे, और साथ में क्या बोलते थे कि जब आपका ये इंडिगो ग्रो हो जाएगा तो आपको हमें इसे कम प्राइसेस पर बेचना पड़ेगा ताकि इसे ये बाहर बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए। अब इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो हमारे पीजेंट्स थे उनके पास बहुत कम प्रॉफिट बचता था, और वो डेट साइकिल में फंसते जा रहे थे, क्योंकि एक बार उन्होंने जब उनसे पैसे ले लिए तो अब उन्हें वही ग्रो करना पड़ेगा और उन्हें कम पैसों पर उन्हें बेचना पड़ेगा। तो इससे उनका प्रॉफिट बहुत कम हो गया था, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। तो ये थे हमारे दोनों ही टाइप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। और इसके बाद जब हमारे पीजेंट्स बहुत ही ज्यादा इस सारी चीजों से परेशान हो गए, देन वी हैड इंडिगो रिवोल्ट। रिवोल्ट हुआ था इन बंगाल, यहाँ के नादिया डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जो यहाँ के पीजेंट्स थे, जो रियोट्स थे, उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया था। अब इनके सपोर्ट में बाकी दूसरे जो लोकल जमींदार थे जो कि पहले टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो भी आ गए थे, क्योंकि उनके साथ भी गलत किया था हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी तरह जो विलेज हेडमैन थे वो भी इनके सपोर्ट में आ गए थे, और कुछ कुछ हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे जो कि इन पीजेंट्स का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हमारी ये जो पीजेंट्स थे इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और लीगल मीन्स के थ्रू। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो कि गलत हो। इन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया था, अपना जो अनविलिंगनेस था उसे इन्होंने एक्सप्रेस किया था। इसके बाद द इंडिगो कमीशन वॉज फॉर्म्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट की थी ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो इंडिगो फार्मिंग है इंडिया में उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। और इस कमीशन की फाइंडिंग्स क्या थी? सबसे पहले तो ये कि जो प्लांटर्स थे वो परेशान कर रहे थे रियोट्स को, उनके साथ गलत बिहेव कर रहे थे और उनको ऑप्रेस कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा ये था कि जो पीजेंट्स हैं उनको आप इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अब जब ये रिजल्ट आ गया, जब ये इन्वेस्टिगेशन में आ गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो बंगाल के लोगों ने रिवोल्ट किया था उसका उन्हें फायदा मिला, और जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो बंगाल में हो गया बहुत ज्यादा कम। इसके बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गया? इट वॉज शिफ्टेड इनटू बिहार। नाउ अगर हम देखें कंक्लूजन, सो हम ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज थी वो थी प्रॉफिट ड्रिवन
ड्रिवन, उन्हें अपना प्रॉफिट देखना था, दे वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर देमसेल्व्स, और इसीलिए वो प्रॉफिट ड्रिवन था, दे वर नॉट लुकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल या फिर पीजेंट्स, और वो अपना जो प्राइस था वो बढ़ाए जा रहे थे। दूसरा, दे कॉज्ड हार्डशिप फॉर इंडियन पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो डेट में फंसते जा रहे थे, प्रोड्यूस इतना हो नहीं रहा था, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। सो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज। इसके बाद देयर वर रेजिस्टेंस एंड रिवोल्ट्स, जैसे कि हमारे इंडिगो रिबेलियन हुआ था। ये शो करता है कि जो हमारे रूरल पीपल थे, जो हमारे पीजेंट्स थे, दे वर नॉट ओके विद जो भी उनके साथ हो रहा है, और इसीलिए वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। इट शोड देयर अनरेस्ट। एंड ऑल्सो ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी ना, दीज लेड द फाउंडेशन ऑफ रूरल एक्सप्लॉयटेशन। और ये कब तक चली? ये चली टिल इंडिपेंडेंस तक ही। इनकी अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू ये जो हमारे पीसेंट्स थे, ये जो हमारे रूरल पॉपुलेशन थे, इनको ये लोग एक्सप्लॉइट करते रहे थे। सो नाउ विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब जल्दी से हम क्विकली देख लेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर में थे। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, दीवानी। दीवानी क्या होता था? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। वो उस जगह से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। सबसे पहले 3 जगह के मिले थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट, जमींदार। जमींदार कौन होते थे? तो ये वो लोग होते थे जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रेंट रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कंपनी को देते थे। नेक्स्ट, रियोट कौन थे? तो ये थे हमारे फार्मर्स या फिर पीजेंट्स, इन्हीं को रियोट कहा जाता है। एंड निच कल्टीवेशन और रियोटी कल्टीवेशन, ये क्या है? ये 2 टाइप हैं जिसके थ्रू इंडिगो कल्टीवेशन होता था इंडिया में। निच कल्टीवेशन में जो प्लांटर्स थे उन्हीं की लैंड पर इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था, और रियोटी कल्टीवेशन में रियोट यानी कि पीजेंट्स, तो जो पीजेंट्स थे उनकी लैंड पर इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था, और उसके लिए उन्हें एडवांस में जो प्लांटर्स होते थे वो दे देते थे लोन, ताकि वो लोग फर्स्ट आए और उनको कम पैसों में आगे जाके इंडिगो बेच दें। तो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर। तो अब अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। लेक्चर कैसा लगा ये बताना मत भूलना, और साथ में ये एनसीईआरटी फ्री सीरीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि ये फ्री सीरीज सब तक ही पहुंच पाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।